चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर क्लास 11th का जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हिंदी में बोले तो सम्मिश्र संख्या के स्टार्ट यानी कि प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, चाहे जेईई भी हो चाहे बोर्ड हो, सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर और काफ़ी वेटेज भी अपने आप में रखता है। तो कम्प्लेक्स नंबर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर से पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का प्रयास करते हैं। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल करेंगे तो आयलर जो मैथमेटिशियन था उनके अनुसार से उस कम्प्लेक्स नंबर में जो कम्प्लेक्स रूट आया था, जो इमेजिनरी रूट आया था, उसके बारे में क्या बताया उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक जो समीकरण हमारा आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0, और अगर इसको हम हल करें और x का जो मान निकालते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण यानी जिसका घात 2 हो, और x का घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, और जितना घात होगा उसका शून्यक उतना आएगा, उसका जीरो उतना आएगा, यानी घात 2 है तो इसका आंसर भी 2 आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, x² + 1 को हल करते हैं तो +1 को अगर उधर भेजते हैं बराबर के दाईं तरफ तो क्या आता है जी, -1। अगर x को हल करते हैं तो इसमें क्या आया, √(-1). क्या आता है अंदर में, √(-1), यानी प्लस माइनस कह सकते हैं कि प्लस माइनस √(-1), यानी जो हमारा रूट के अंदर चीज है वो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अभी तक जो हम क्लास 10th में पढ़े थे कि रूट के अंदर नेगेटिव आना असंभव होता है, नेगेटिव आना हम लोग 10th क्लास तक नहीं पढ़े थे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समीकरण को हल करने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि x का जो मान आया है √(-1) आया है, तो इसी √(-1) को आयलर्स के द्वारा, यूलर्स भी बोला जाता है, एक मैथमेटिशियन थे यूलर के द्वारा इस खूबसूरत सा समीकरण, इस खूबसूरत सा x के मान को √(-1) को आयोटा का नाम दिया। किसका नाम दिया जी, आयोटा। जिस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो ए से लेकर जेड तक होता है, तो सबका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से ग्रीक वर्ड होता है, और ग्रीक वर्ड में हमारा 9 अक्षर होता है और 9वां अक्षर पर आई आता है, यानी कि आयोटा आता है। उसी आयोटा से हम लोग x का जो मान आया है √(-1) उसको हम लोग इंगित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यानी कि आयोटा को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा का सिंपल मतलब हो गया इमेजिनरी रूट। कौन सा रूट, इमेजिनरी। सपोजिंग अगर आपको x² + 1 का मान आ जाता था, अब बोला जाता था कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो आप विवेचक का फॉर्मूला लगाते थे। किसका फॉर्मूला, विवेचक, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला या विभक्तिकर भी इसको बोला जाता है। तो क्या लगाते थे, -b ± √(d/2a), यानी d का यानी कि एक अल्फा आता था एक बीटा आता था, वही हमारा शून्यक होता था, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात 2 मतलब उसका शून्यक भी 2 आएगा, और 2 इसी प्रकार से आता था, एक प्लस वाला को और एक माइनस वाला को लेने से अल्फा और बीटा आता था। चलिए, तो हम ऐसे करते थे कि d = d> 0 निकालते थे, तो क्या आता था जी, रूट जो आता था, जो शून्यक जो आता था वो वास्तविक और असमान आता था, वास्तविक और क्या आता था, असमान आता था। और अगर d का मान 0 आ गया तो रूट यानी कि शून्यक जो आएगा वो वास्तविक और समान आएगा, वास्तविक और समान आएगा। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके ग्राफ को भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। और d अगर 0 से छोटा आ जाए, if the value of discriminant is less than 0, in that situation the root of quadratic equation will be imaginary root। वो काल्पनिक शून्यक होगा। इसका क्या होगा जी, काल्पनिक शून्यक। तो यही काल्पनिक शून्यक का मतलब हम लोग 10th में नहीं समझ पाए थे, उसी काल्पनिक शून्यक को हम लोग 11th में समझने का प्रयास करते हैं। जो रियल नहीं है, दैट इज इमेजिनरी रूट। जो रियल नहीं है, यानी ये रियल रूट नहीं है, एक काल्पनिक रूट है, कल्पना किया गया, कि इसका नाम क्या रख दिया आयलर साहब, आयोटा। यही है d <0 रूट के अंदर नेगेटिव को हम लोग क्या बोले थे, आयोटा बोले थे। यानी आयोटा का मान क्या आ गया, √(-1) आ गया। इस कंसेप्ट से पता चला कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए
तो उसको हम लोग कौन सा रूट कहते हैं? इमेजिनरी रूट कहते हैं, यानी कि काल्पनिक शून्यक कहते हैं। इमेजिनरी रूट, which कैन बी इमेजिन, इमेजिनरी रूट कहा जाता है। और उस इमेजिनरी रूट का मान रूट अंडर -1 का मान होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आयोटा की अगली कड़ी को समझते हैं कि आयोटा का मान हमारा आ गया रूट अंडर -1, और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? यूलर के द्वारा, आयलर के द्वारा दिया गया है। चलिए अब आयोटा स्क्वायर देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान, तो रूट अंडर -1 गुना रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर का मान आ गया आपको माइनस आयोटा। बताइए, रूट अंडर -1 गुना रूट अंडर -1, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आयोटा, सॉरी, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया। क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया? -1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम आयोटा क्यूब की तरफ आते हैं। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं जी? आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना आ गया है? -1 और आयोटा, ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर -1 गुना आयोटा, तो हो गया माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब का मान कितना हो गया? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब का मान कितना हो गया? माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा के पावर 4 का मान निकालना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर, या आयोटा क्यूब गुना आयोटा, कुछ भी लिखा जा सकता है। और लिखने पर हमें आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं, आंसर विल बी द सेम। चाहे आप आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए या आयोटा क्यूब को आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल रिमेन्स कांस्टेंट। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या है? आयोटा स्क्वायर का मान है -1, -1 गुना -1, का आंसर हो गया 1। कितना हो गया? आयोटा के पावर 4 का आंसर कितना हो गया? +1। फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, देखते हैं आयोटा का मान रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का मान आयोटा। देखिए, कहने के लिए इमेजिनरी रूट है ना, वो काफ़ी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसके बिना आप इस चैप्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते। या त्रिकोणमिति क्यों न हो, चाहे जितने भी टर्म है, इनका प्रयोग करते हुए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रयोग करते हुए हम उन चैप्टरों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक क्या सीखने के लिए मिला कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 4। अगर हमको कोई बोल दे, लेकिन अगर हमको कोई बोल दे सपोजिंग कि आयोटा के पावर 5 का मान निकालिए। आयोटा के पावर 5 कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं जी? कि आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा लिख सकते हैं, या आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा क्यूब, या आयोटा क्यूब गुना आयोटा स्क्वायर, कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर बोलते हैं कि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयोटा के पावर 4 का आंसर आया है हमारा 1, तो 1 लिख दीजिए। और आयोटा तो है ये है, तो गुना आयोटा, तो हो जाएगा 1 गुना आयोटा, तो आयोटा, आयोटा के पावर 5 का आंसर कितना हो जाएगा जी? आयोटा हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो समझिए, और दिक्कत है तो पूछने का प्रयास कीजिए। आयोटा के पावर 5 पूछे, अगर इसको हम यह लिख देते हैं आयोटा क्यूब गुना आयोटा स्क्वायर, तो क्या होता है? सो देखिए, यहाँ हमारा क्या है? आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 5 को लिखे हैं। चलिए, आयोटा क्यूब का मान क्या है जी? माइनस आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा, आयोटा के पावर 5 का मान क्या हो गया? प्लस आयोटा। आयोटा के पावर अगर 6 आपको कोई पूछ दे तो क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2, या 6 गुना 5 गुना 1, कुछ भी लिख सकते हैं। 4 का मतलब 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? -1 आ गया। आयोटा के पावर 6 का आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। यानी विभिन्न प्रकार से अगर आपको कुछ भी बोल दे तो आप आयोटा के पावर को
उसको तोड़ के आप उसके पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट जो इनसे आएगा उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या बेहतरीन रिजल्ट इनसे आता है, इनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देख लीजिए आयोटा हमारा है आयोटा स्क्वायर, हमारा है आयोटा क्यूब। तो लिख लीजिए एक बार आप यहाँ आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा के पावर 5, यानी जो आयोटा के जो पावर है, जो घात है, उन लगातार 4 घातों का सम हम एक साथ लिख लिए। देख लीजिए आयोटा का पावर कुछ नहीं तो 1 है, फिर उससे जो नेक्स्ट घात वाला 2 होगा, नेक्स्ट पावर वाला 3 है और नेक्स्ट पावर वाला 4 लगातार आयोटा के पावरों का सम देखना चाहते हैं, यानी कि योग देखना चाहते हैं। और योग को यानी उसको जोड़ने से क्या हमारा रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। आयोटा को रहने दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा स्क्वायर का मान हमारा क्या आ रहा है, तो -1 आ रहा है, तो प्लस -1। आयोटा क्यूब का मान क्या आ रहा है, तो भैया माइनस आयोटा आ रहा है, तो माइनस आयोटा। और आयोटा के पावर 4 का मतलब प्लस आयोटा, तो +1। सॉरी, आयोटा के पावर 4 का मतलब 1 होता है। तो हम क्या देखे, आयोटा के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और लिख दिए। और देखिए प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, -1 से +1 कट के कितना हो गया जी, 0। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला हम लोगों को कि अगर आयोटा का जो घात है लगातार 4 घात, अगर 1 है तो 2 लीजिए, 3 है, 4 है, अगर 5 लेते हैं तो 5, 6, 7, 8 लीजिए। आयोटा के लगातार 4 घातों का सम हमेशा 0 हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो सर आप तो लगातार 1, 2, 3, 4 ले लिए, कोई बात नहीं, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोजिंग हम आयोटा के पावर 5 से ये स्टार्ट कर लिए, तो आयोटा के पावर 5 से स्टार्ट करते हैं, आयोटा के पावर 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर 6, फिर 7, फिर 8 तक जाएंगे और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट होता है। चलिए, यानी कि आयोटा, चलिए आयोटा के पावर 5, तो कोई बोलेगा सर आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 7, आयोटा के पावर 8। लगातार 4 कंसेक्यूटिव सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा विल बी द 0। लगातार 4 आयोटा के घातों का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। इनका जीता जागता उदाहरण ये भी है। चलिए देखते हैं इसको। आयोटा के पावर 5, 5, 5, 5 किधर है जी, आयोटा, तो लिख लीजिए आयोटा। आयोटा के 6, 6, 6, 6 किधर है, -1, तो -1, यानी प्लस माइनस -1। आयोटा के पावर 7, तो आप तो इतना मेच्योर हो चुके हैं कि आयोटा के पावर 7 लिख सकते हैं। कैसे सर, तो आयोटा के पावर 6 और गुना आयोटा लिख सकते हैं, तो 6 एक 7 हो गया, और 6 का -1 और गुना आयोटा, तो माइनस आयोटा। कोई दिक्कत। आयोटा के पावर 8 कह दे, तो आयोटा के पावर 8 और 8 कह देगा तो 7 गुना आयोटा, और 7 हमारा है माइनस आयोटा और गुना माइनस प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1, तो क्या हो गया, +1। लेकिन ये भी हम तरीका समझेंगे कि 8। अभी दूसरा जो हम पढ़ेंगे आयोटा का, कि 4 से जितना आयोटा का पावर जो भी हो, अगर वो 4 से डिविजिबल हो, 4 से पूरी तरह विभाजित कट जाए, वो आयोटा का पावर जो 4 से पूरी तरह कट जाए, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो बताइए जी, 8 4 से कट रहा है जी सर, 4 दूना 8 कट रहा है, तो आंसर 1। कुछ भी आयोटा का पावर जो 4 से डिविजिबल हो रहा है, उसका आंसर 1 होगा। ये तो शानदार ट्रिक था कि आप आयोटा का कितना भी पावर ले लीजिए, लेकिन अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आंसर विल बी 1। वो तो हम करने के लिए, प्रोसेस के माध्यम से करने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचे, उतना खींचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आयोटा का जो भी आएगा पावर, अगर वह पावर 4 से डिविजिबल है, इन दैट सिचुएशन कि आंसर विल बी 1। आंसर में कोई फर्क नहीं, आंसर 1 होगा। तो देख लीजिए, आयोटा के पावर 7 देखे तो माइनस आयोटा,
और इसका 1 आया, कट गया कट गया कट गया, आ गया कितना 0। यानी कि हम यह देखना चाहे, इस रिजल्ट से हमें यह सीखने को मिला कि अगर आयोटा का कितना भी 4 लगातार पावर को जोड़ते हैं, कितना भी 4 लगातार पावर को जोड़िएगा तो आंसर विल बी 0। तो शानदार रिजल्ट है, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं होने के कारण हम इनको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम शानदार रिजल्ट को एक एक्सप्रेशन के रूप में, एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस प्रकार से, उस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम उस जनरल एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं कि आयोटा के 4 लगातार पावर का जो सम था, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा विल बी 0, उसको लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरे समझ में आ रहा होगा। यानी फिर से देखिए, अगर आप बोलिएगा सर एक बड़ा पावर लीजिए, मजा इसमें नहीं है, छोटा आप ले लेते इसमें मजा नहीं आता, भैया बड़ा पावर लीजिए, कोई भी आप लीजिए। 400 लगातार, 401, 402 और 403, आंसर कितना होगा 0। इसमें सोचने का कोई बात है ही नहीं। जो संख्या 4 से डिविजिबल है, आयोटा का पावर जो संख्या 4 से डिविजिबल है उसका मान 1 होगा। देखिए 404 से डिविजिबल है, आंसर हो गया 1। आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब बताइए, आप सिंपल सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए भाई साहब। ये इसको अगर आप तोड़िएगा तो 400 आयोटा के पावर, एक मिनट जहाँ देखिए, आयोटा के पावर 400 है। अगर इसको आप लिख देते हैं 400 गुना आयोटा के पावर 1, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। और आयोटा का पावर 400 भी आप जाने खुद जानते हैं, जो 4 से डिविजिबल पावर रहता है इसका आंसर 1 होता है, तो 1 गुना आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि जब 400 डिविजिबल है तो जो 1 बचा वही 1 इसके पावर में आ जाता है। अब अगर हम 400 आयोटा का पावर 402 लिखते हैं तो इसको ऐसे मत लिखिए, अब सिंपल जो बचेगा आयोटा का पावर 2 बचेगा। पक्का समझ में आ गया? क्योंकि 400 लिखिएगा और यहाँ आयोटा का पावर 2 लिखिएगा, तो 2 ठो लिखिए। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, बताइए, माइनस आयोटा होता है, सॉरी -1 होता है, -1 होता है। अगर आप बोलिएगा 403 का तो कोई दिक्कत नहीं, 400 का तो आंसर 1 होगा, यहाँ बच जाएगा आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3 का माइनस आयोटा होता है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 4 से इसका आंसर 1, आयोटा पावर 400 का 1 का प्लस आयोटा, बहुत बढ़िया। 402 का -1 और 403 का माइनस आयोटा, बहुत बढ़िया। कट के कितना हो गया आंसर 0। चलिए, इससे बहुत तगड़ा कंसेप्ट आ गया कि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 लगातार घातों का जब देख लेंगे योग तो आंसर हमेशा 1 होगा। इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। गणित है क्या, प्रयास का विषय, लगातार घिसते रहिए, सीख जाइएगा, ये गारंटी है। लेकिन गणित में लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम क्या लिखते हैं, आयोटा के पावर m, फिर अगला क्या हो जाएगा बताइए, m+1। देख लीजिए 400 + 1 तो 401, 400 + 2 तो 402, 400 + 3 तो 403। तो लगातार 4 पावरों का जो योग होगा वो हमेशा 0 होगा। VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये हमारा कंसेप्ट है। और उम्मीद करते हैं आपको सीखते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा हम क्या बताए थे, दूसरा बताए थे कि जो आयोटा का पावर आता है वो पावर अगर 4 से डिविजिबल है, if the power of the iota is divisible by 4, in that situation answer will be 1। 4 से कितना बड़ा पावर रहे, लेकिन अगर वो 4 से डिविजिबल है, in that situation answer will be 1। अगर तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4m, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आयोटा के पावर आप कुछ भी लिख लीजिए, 256 लिखिए। 4 से विभाजकता का नियम तो आप जानते होंगे, जिसका अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो सारा संख्या 4 से डिविजिबल है। अंतिम 2 देखिए, 56, 14 चौके 56, 4 से है तो इसका आंसर कितना होगा 1। सोचने और विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर बोल देंगे सर इसका आंसर अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना खूबसूरत सा रिजल्ट हमारा है आयोटा का, कि अगर आयोटा का पावर 4 से डिविजिबल है तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 4 से डिविजिबल के बाद जो बच जाता है ना वही शेष पावर आयोटा पर बच जाता है। नहीं समझे फिर से समझिए। कहने का मतलब हो गया, अगर कोई कह देगा कि हाँ हम क्या बोले अभी उस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। 4003 जो बना होगा ना वो 4000 प्लस 3 से बना होगा। तो 4000 तो पता है कि 4 से डिविजिबल है, तो 4000 का 4 से डिविजिबल का मतलब 1, तो 4000 को तो लेना ही नहीं। तो बच्चा भैया 3 है ना, 4000 प्लस 3, तो बस जो इसका आंसर जो होगा ना वो आयोटा के पावर 3 से होगा। आयोटा के पावर 3 होता है माइनस आयोटा। बताइए आया कि नहीं आया? ये धांसू ट्रिक है कि नहीं है? अगर आपको कोई बोल देगा कि आयोटा के पावर 4005, तो हमको कुछ नहीं देखना है, 4000 है ना जिसमें, और 4000 का आंसर कितना 1 होता है, तो बच गया 5 है ना, आयोटा के पावर 5 कीजिए। और आयोटा के पावर 5 तो सर शुरू में सीख लिए हल करना कैसे। आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा, और 4 जैसे हुआ तो जैसे 1 गुना आयोटा तो आयोटा। बताइए कोई दिक्कत? यानी अब आयोटा के विभिन्न प्रकार का जो घात होगा उन घातों को हल करने के लिए हम लोग सक्षम हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो पहले इन चीजों को आप जैसे लिखे हैं वैसे उतारिए, तब हम एक्चुअली अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किस पे आते हैं? कॉम्प्लेक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा आयोटा स्टार्ट हुआ है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली इमेजिनरी रूट नहीं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों का संयोग है। इसमें रियल भी संख्या आएगा और इमेजिनरी काल्पनिक संख्या भी आएगा, और इन दोनों का संयोग आपको सम्मिश्र संख्या कहलाता है। If the number is a form of z बराबर a plus iota b, where a is the real part and b is the imaginary part, is known as the complex number. तो इन चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है उनको उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए या जिस माध्यम से हो, चाहे स्क्रीनशॉट के माध्यम हो, जल्दी कीजिए। फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या की एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। चलिए तो अब हम आते हैं सम्मिश्र संख्या की तरफ, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, और नाम में है कॉम्प्लेक्स यानी कठिन, लेकिन है उतना ही ज्यादा सरल। नाम के विपरीत कार्य करता है यह चैप्टर, नाम के विपरीत कार्य करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है वो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट से बना है। जिस तरह से आप होल नंबर पढ़ते हैं, फिर नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, इस प्रकार से जो पढ़ते जाते हैं तो एक दूसरे का सबसेट होते जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसका किसका? तो जितना चीज है इधर रियल और इमेजिनरी का जो सबसेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो सूचित करते हैं वो जेड से सूचित करते हैं। किससे? जेड से। और जेड बराबर लिखते हैं a प्लस आयोटा बी, यानी नंबर ऑफ द फॉर्म जेड बराबर a प्लस आयोटा बी। a प्लस बी के आयोटा बी के रूप का कोई भी संख्या जिसमें a आपको रियल पार्ट को बताता है और b आपको इमेजिनरी यानी काल्पनिक पार्ट को, हिस्सा को, अंश को बताता है, उस संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो समझिए जेड क्या है? तो सम्मिश्र संख्या को इंडिकेट करने का, रिप्रेजेंटेट करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और जेड बराबर a प्लस आयोटा बी, ए को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, मतलब वास्तविक अंश हिंदी में कहते हैं। वास्तविक अंश यानी कि रियल पार्ट, क्या बोलते हैं जी? रियल पार्ट। बहुत बढ़िया। और आयोटा इमेजिनरी नहीं है, आयोटा के पीछे जो उसका कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो काल्पनिक है, यानी कि बी हो गया आपको इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक अंश हो गया। क्या हो गया? काल्पनिक अंश हो गया, यानी कि इमेजिनरी रूट हो गया, इमेजिनरी रूट हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। अगर हमको कोई दे दे कि 3-4 आयोटा, अब कोई पूछ दे इसमें बताइए रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो रियल
जिसमें आयोटा का कोई भेंटे न हो, आयोटा का कोई साथे न हो, आयोटा जिसके साथ लग गया उसको इमेजनरी, उसको कोमा में पहुंचा देता। कल्पना कीजिए, इसमें तो कल्पना करने की कोई बात नहीं है। तो यानी कि रियल पार्ट यही हो गया हमारा। वास्तविक जो अंश है, वास्तविक जो अंश है हमारा इस समीकरण में वो 3 है, और जो काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक अंश जो है वो हमारा -4 है। चिन्ह के साथ लिखिए हमेशा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई बोल दे हाँ कि 2 + 3 आयोटा, अब देखिए इस वास्तविक अंश को हम लिखने का दूसरा तरीका जो होता है रियल पार्ट का, मतलब इसको रियल जेड, रियल जेड इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और जो इमेजिनरी काल्पनिक रूट है इसको इमेजिनरी IMZ, इमेजिनरी रूट भी इसको लिख सकते हैं, इमेजिनरी जेड भी लिख सकते हैं। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का यह रियल पार्ट है और कम्प्लेक्स नंबर का यह इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसमें कोई पूछ दे रियल जेड बताइए तो रियल जेड हमको हो जाएगा 2। अगर कोई पूछ देगा इमेजिनरी जेड बताइए तो इमेजिनरी जेड हो जाएगा हमारा 3। तो बताइए कोई दिक्कत? रियल पार्ट हमारा 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा 3 हो गया। नहीं, रियल और इमेजिनरी बोल दे समीकरण से लिखने हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग नहीं लिख पाइएगा। आप लोग बिल्कुल लिख पाइएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। बहुत बढ़िया। अब देखिए समझते चलना है। अगर कोई दे दे z बराबर 0 + आयोटा b, बहुत बढ़िया। यानी रियल पार्ट तो है ये है नहीं, रियल पार्ट 0 है। यानी कि जब रियल पार्ट 0 है तो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है जी? इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट 0 हो जाए और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो जाए, यानी खाली अगर सपोजिंग हमको घी लेना है और उसमें अगर मिक्सिंग नहीं रहे डलडा का, तो हमको क्या बोलते हैं? शुद्ध घी है। क्या बोलते हैं? शुद्ध घी है। अगर हमको भैंस का दूध चाहिए और अगर उसमें मिक्सिंग नहीं है गाय का, तो हम लोग बोलते हैं प्योर भैंस का दूध है। यानी हमको इस समीकरण से पता चलता है कि इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक हिस्सा है। इसका मतलब शुद्ध काल्पनिक हिस्सा है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है रियल पार्ट का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी जेड जो है वो बी है और रियल जेड क्या है? हमारा 0 है। यानी जब भी रियल पार्ट 0 हो जाए तो उस शून्य को हम लोग प्योर इमेजिनरी कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध काल्पनिक अंश, शुद्ध काल्पनिक अंश। आप बोलिएगा सर शुद्ध रियलो तो हो सकता है, तो काल्पनिक को 0 कर दीजिए। काल्पनिक को क्या कीजिए? 0 कर दीजिए। 0 गुना आयोटा 0 गुना कुछ हो 0। एनीथिंग इफ एनीथिंग मल्टीप्लाई विद द 0 आंसर विल बी 0। कुछ को भी आयोटा को 0 से 0। यानी इसमें तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ रियल पार्ट 2 है और रियल पार्ट 2 करने का मतलब इमेजिनरी नहीं है। इसका मतलब ये प्योरली रियल पार्ट है। क्या है? प्योरली रियल पार्ट, यानी कि शुद्धतम, शुद्ध शुद्ध वास्तविक अंश है। शुद्ध और शुद्ध क्या है? वास्तविक अंश है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि जितना हम पढ़ाए हैं अभी, सम्मिश्र का जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ द फॉर्म, संख्या जिसका रूप, संख्या जिसका रूप a + b आयोटा b के रूप का हो, जहां ए रियल पार्ट को और बी इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यानी नंबर ऑफ द फॉर्म z बराबर a + आयोटा b, यानी z बराबर a + आयोटा b का कोई भी संख्या जिसमें a रियल पार्ट हो और b इमेजिनरी पार्ट हो, वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यानी
कि z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप का कोई संख्या जिसमें ए रियल पार्ट तथा बी इमेजिनरी, शॉर्ट में लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जितना हम बताए पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन फिलहाल आप इन चीज़ों को उतारिए और जो भी डाउट होता है उनको डाउट सेक्शन में जो नीचे में हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके दुखों को हम लोग समझ पाए और आपके जो कमजोरी है, जो आपका समस्या है, उसका समाधान हम लोग निकालने में सक्षम हो पाए। तो तत्काल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।